ये आज हम बात करते हैं चैप्टर 10 की तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। और इस वेव ऑप्टिक्स में जो टोटल टॉपिक हमें पढ़ने वो कौन कौन से, एक बार थोड़ा सा उन पे आप नजर डालिए। एक टॉपिक आएगा हाइगेंस का सिद्धांत और उसके एप्लीकेशन, यानी एक टॉपिक में आप हाइगेंस को पढ़ोगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और उसके एप्लीकेशंस को एक टॉपिक में पढ़ोगे। दूसरा टॉपिक होगा व्यतिकरण का, इंटरफियरेंस का, और तीसरा टॉपिक होगा आपका डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन का, और चौथा टॉपिक होगा आपका पोलराइजेशन का, ध्रुवण का। तो हम देख लेंगे आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं है, और उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। पूरी तरंग प्रकाशिकी में आपको ये चार चीजें पढ़नी है अच्छी तरीके से। और आज के वीडियो में हम बात करते हैं हाइगेंस वाली टॉपिक की, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। लेकिन हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है इससे आपको एक क्वेश्चन इससे 100% आपको मिलना ही मिलना है पेपर में, और बहुत ज्यादा सिलेबस में है नहीं। जो मेन टॉपिक है वो केवल 3 है, हालांकि कभी कभी छोटे छोटे टॉपिकों से मिलाकर के भी बना देते हैं क्वेश्चन, पर जो मेन टॉपिक है वो केवल 3 है। एक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, दूसरा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करना, एक परावर्तन की व्याख्या करना, एक अपवर्तन की व्याख्या करना। केवल 3 टॉपिक है, और 3 टॉपिकों में से एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। इसलिए फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं आज के वीडियो में वो केवल हाइगेंस की बात कर रहा हूं, और आप लोग भी थोड़ा सा इसको लेकर के थोड़ा सा जागरूक होइए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि इससे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है, लेकिन थ्योरी ऐसी होती है जब तक आप उसको समझोगे नहीं अच्छी तरीके से फिर आप उसको कर नहीं सकते। ठीक है, तो आज के वीडियो को, और मैं कोशिश यही करता हूं कि आज हाइगेंस को लेकर के चलें और 2 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लें, यानी 2 वीडियो का मतलब एक क्वेश्चन आपका, और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। तो थोड़ी सी हम पहले जो इसकी जनरल बातें हैं उन पर डिस्कस करते हैं, और जनरल बातों को लेते हुए तब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात जब आती है तरंग की, तो तरंगों को आपने क्लास 9th या 10th क्लास में उसको तरंग को पढ़ा था, उसके बाद फिर उसको 11th क्लास में पढ़ा, और 11th क्लास में आपने जो तरंगें पढ़ी थी वो मैकेनिकल वेव्स थी, वो यांत्रिक तरंगें थी। यानी आपने शुरुआत में जो तरंगें पढ़ी वो यांत्रिक तरंगें थी, लेकिन यांत्रिक जो तरंगें थी वो 2 तरीके की होती थी, एक अनुप्रस्थ और दूसरी अनुदैर्ध्य, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता था तरंग का संचरण जिस दिशा में हो रहा है, संचरण का मतलब होता है प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन से मतलब होता है तरंग जिस दिशा में बढ़ रही है, आगे जा रही है। तो मान लीजिए तरंग हमारी इस दिशा में जा रही है आगे, तो तरंग तो इस दिशा में जा रही है, लेकिन वहां पर जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो मीडियम के पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी जो मीडियम के पार्टिकल है वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जो मीडियम के पार्टिकल है वो वेव प्रोपेगेशन के ऐसे करके वाइब्रेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा छोटा सा और बड़ा सिंपल सा। जैसे मान लीजिए आपने शांत जल है, शांत पानी है कहीं पर, और आपने एक पत्थर का टुकड़ा उस पानी के अंदर फेंक दिया। तो जब आप पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो उस जगह पे एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाता है, और वास्तव में क्या होता है, जहां पर पत्थर का टुकड़ा गिरता है उस जगह का पानी पहले नीचे चला जाता है, थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर लौट के ऊपर आ जाएगा, यानी अपनी ही जगह पे नीचे गया और ऊपर आया। ठीक है, लेकिन वो जो डिस्टर्बेंस था यानी जो एनर्जी थी, वो एनर्जी उस पानी के कणों ने अपने आसपास वाले कणों को दे दी। अब आसपास वाले कणों को एनर्जी मिल गई तो वो फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, उन्होंने अपने आगे वाले कणों को दे दी। तो वास्तव में प्रोपेगेशन किसका हो रहा है, एनर्जी का। वो ऊर्जा आगे बढ़ रही है, लेकिन पानी के कण क्या कर रहे हैं, अपनी ही जगह पर नीचे जा रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। तो ऊर्जा ऐसे जा रही है आगे, आप देखते हैं ऐसे लगता है जैसे किनारों पर गई है लहर,
लहर कहां पे गई है? किनारों पे। जबकि वास्तव में वो जहां डिस्टर्बेंस हुआ था वहां का पानी किनारे पे नहीं पहुंचा है, बल्कि एनर्जी का ट्रांसफर आगे हुआ है और पानी अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे हुआ है। इसका मतलब जो मीडियम हुआ वो पानी हुआ, और पानी के जो कण है वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, जबकि वेव ऐसे बढ़ रही है। इसका मतलब वो वेव के कैसे हुए? परपेंडिकुलर। तो उसी तरह की वेव को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। बात समझ में आ गई? और एक और एग्जांपल समझ लो छोटा सा। मान लीजिए आपने एक रस्सी ली और रस्सी को एक किनारा रस्सी का बांध दिया, इस जंगले से बांध दिया सपोज करिए, या किसी भी चीज से बांध दिया, और अब उसमें एक किंक किया। किंक का मतलब एक झटका सा दिया आपने उसमें। तो झटका सा देंगे तो रस्सी में एक, समझ रहे हो ना, एक वेव टाइप की प्रोड्यूस होगी, और वो वेव जहां तक रस्सी बंधी हुई है वहां तक जाने की कोशिश करेगी। तो हमने जहां रस्सी को झटका, वो वाली रस्सी थोड़ी गई वहां पर, बल्कि वहां केवल एनर्जी गई, और रस्सी क्या हुई? यहां वाली रस्सी एक बार ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर अगली वाली ऐसे हुई, ऐसे हुई। इसका मतलब जो मीडियम है वो रस्सी है। तो रस्सी के पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी उन्होंने मूव किया और तरंग आगे बढ़ी। इसका मतलब जो मीडियम के पार्टिकल है वो तरंग के आगे बढ़ने के क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की वेव को कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। दूसरा जो वेव होती है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य वेव कौन सी होती है? मान लीजिए ये है वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, यानी तरंग इस दिशा में आगे बढ़ रही है। अब जब तरंग इस दिशा में आगे बढ़ रही है और जो मीडियम के पार्टिकल है वो इसी के पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, इस जगह पे ऐसे ऐसे, इस तरह से। जैसे जितने भी आपके एयर वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एयर का मतलब होता है जैसे बीन बजा रही है, तबला बज रहा है, तो उसमें जो एयर मॉलिक्यूल्स, एयर वहां पे मीडियम का काम करता है। तो उस केस में ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करते हैं, यानी इनके जो वाइब्रेशन है वो तरंग संचरण की दिशा के समांतर है, उसी दिशा में है एक तरह से। तो उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो आप यांत्रिक तरंगों को समझे कि भाई यांत्रिक तरंगें हमारी दो तरह की होती हैं, एक अनुप्रस्थ, एक अनुदैर्ध्य, और दोनों की परिभाषा समझ गए, दोनों में मेन डिफरेंस आप समझ गए। अब क्या होता है, ये जो यांत्रिक तरंगें होती है इनको चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं लाइट की। हम लाइट वेव की बात कर रहे हैं, यहां पे हम प्रकाश तरंगों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। सन से जो आने वाला रेडिएशन होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, और रियल में उन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये चीज प्रूव हो गई थी बाद में, लेकिन उस समय तक विद्युत चुंबकीय तरंगों की जानकारी नहीं थी, और इन तरंगों की जानकारी थी लेकिन इन्हें चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता थी। फिर बात यह आई कि सन से जो रेडिएशन आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तो जानकारी नहीं थी, तो उसको भी क्या माना गया? यांत्रिक तरंगें माना गया। तो सन से जो प्रकाश आ रहा है उसको भी यांत्रिक तरंग माना गया। अब यांत्रिक तरंग माना गया तो उसे चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि ये मीडियम का क्या चक्कर है? देखो सिंपल सी बात है, मैं जो बोल रहा हूं ये साउंड वेव है, और साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव होती है, और मैकेनिकल वेव को चलने के लिए जरूरत होती है मीडियम की। अगर यहां एयर नहीं होती तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाती। बात समझ रहे हो ना? तो वही चीज है मीडियम। तो शुरुआत में सन से आने वाले रेडिएशन यानी लाइट वेव को भी क्या माना गया? मैकेनिकल वेव माना गया, यांत्रिक तरंग माना गया। फिर ये प्रश्न आया कि भाई सन के और अर्थ के बीच में तो बहुत सारी जगह क्या है, वहां पे कोई मीडियम है ही नहीं। मीडियम तो कहां है? ये पृथ्वी से बंधा हुआ है मीडियम तो कुछ ऊंचाई तक, बाकी उधर तो खाली है, बिल्कुल स्पेस तो फ्री स्पेस है, उसमें कोई मीडियम नहीं है। अब बात समस्या ये आ गई कि तरंग तो वहां से आ रही है और उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। इसका मतलब कोई ना कोई मीडियम जरूर होगा। और एक हाइपोथेटिकल यानी वैसे ये कल्पना कर ली गई कि एक बहुत हल्का और इलास्टिक यानी एक तरह से उसकी डेंसिटी निग्लिजिबल डेंसिटी का और निग्लिजिबल इलास्टिसिटी का एक मीडियम है ईथर, और वो ईथर उस पूरे मीडियम में फैला हुआ है। पूरा जो स्पेस है उसमें वो ईथर नाम का जो माध्यम है वो फैला हुआ है। ये कल्पना कर ली गई, समझ गए ना? क्योंकि वेव को तो यहां तक आ रहा है, वेव वहां से लेके यहां तक आ रही है
और उसको मीडियम की जरूरत है, तो मान लिया गया कि भाई एक ईथर नाम का कोई मीडियम है जो फैला हुआ है पूरे उसमें। लेकिन लेकर बाद में क्या हुआ, बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हुई, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की जब खोज हुई तो यह क्लियर हो गया कि उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, भाई वो तो बिना माध्यम के चलती है। और फिर पता चला कि सन से आने वाला रेडिएशन तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब फिर तो वो जो माध्यम मान लिया था ईथर फालतू का एक बनाया था, वो सब खत्म कर दिया गया। भाई इसकी जरूरत कहां है अब, क्योंकि आने वाली तरंग कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। तो अब हमें वो जो हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर माना था, अब उस संकल्पना की हमें कोई आवश्यकता नहीं रही। तो कुल मिलाकर के फिर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों में आ गए। ठीक है, अब बात यह आती है कि भाई तरंग प्रकाश की, जिसको आप वेव थ्योरी कह देते हो, तरंग सिद्धांत बोल देते हो, कि वो तरंग सिद्धांत क्या चीज है, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है आपको वेव थ्योरी की। तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी की समझने की आपको आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो हम प्रकाश के ही बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि देखिए सन से आने वाला जो रेडिएशन होता है उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें इतनी चीजें हो सकती है कि अभी तक उसके बहुत सारे पोर्शन की तो किसी को जानकारी ही नहीं है। लेकिन जिसकी जानकारी है उसको आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 8 में, क्योंकि चैप्टर 8 हमारा पूरा का पूरा विद्युत चुंबकीय तरंगों का चैप्टर है। उसमें रेडियो तरंग, माइक्रो तरंग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग जिसको कह रहे हो आप, अवरक्त तरंग, विजिबल लाइट यानी जिसको प्रकाश तरंग बोल रहे हो आप, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, तो ये सब पोर्शन है उसकी, उसको डिटेल में हम वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम बात करेंगे केवल लाइट वेव्स की। और उसके साथ जब तरंग सिद्धांत की बात आती है तो तरंग सिद्धांत क्या है, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो प्रकाश है वो एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसे चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकर जो थ्योरी निकल करके आई, और वो किसी भी माध्यम में एक स्पीड से आगे बढ़ता है, एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ता है। लेकिन माध्यम बदल दोगे तो स्पीड बदल जाएगी। अगर हम एयर की बात करें या वैक्यूम की बात करें, तो वैक्यूम और एयर में उसकी जो स्पीड होती है वो c=3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसके अलावा अगर किसी माध्यम में जाएगा तो उसकी स्पीड डेफिनेटली चेंज हो जाएगी और इससे कम हो जाएगी, क्योंकि ये उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। दूसरी बात जो तरंग सिद्धांत की है, इंटेंसिटी की बात अगर हम करते हैं, इंटेंसिटी किसको कहते हैं, यानी प्रति सेकंड प्रति क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल पर आने वाली जो एनर्जी होती है उसको इंटेंसिटी कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड आने वाला प्रकाश, वो उसके जो वेव है उसके आयाम के वर्ग के अनुपात की होती है, यानी आई जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये भी तरंग सिद्धांत को बताता है। और दूसरी जो बात है खास वो क्या है, जब तरंग किसी सरफेस पे पड़ती है तो जो उसकी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली। मान लीजिए तरंग किसी, मान लीजिए एक सरफेस ले लिया आपने, कोई भी सरफेस हो सकता है, वो ग्लास है या और कोई सरफेस ले लिया, और तरंग उस पर आएगी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बराबर बराबर बच जाएगी पूरी सरफेस पे। ये भी एक तरह से तरंग सिद्धांत का ही पोर्शन है जिसको आपको समझना होगा, आगे चल के आपको उसकी जरूरत भी पड़ने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया था आपका तरंग सिद्धांत। और कैसे नेचर का है, अनुप्रस्थ प्रकृति का, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की कैसी प्रकृति की है, अनुप्रस्थ प्रकृति की है। आप जब आगे चल के समझोगे तो वास्तव में कुछ चीजें हमारी ऐसी है, जैसे ये तीन हो गई, इसके अलावा परावर्तन को आप ले लीजिए, परावर्तन के बाद अपवर्तन को आप ले लीजिए, इन सबको आप तरंग मान करके एक्सप्लेन कर सकते हो, और वो चाहे लॉन्गिट्यूडनल मान करके एक्सप्लेन कर दो या फिर ट्रांसवर्स मान करके एक्सप्लेन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करोगे तो पोलराइजेशन को हम केवल और केवल कौन सी तरंग मान करके, अनुदैर्ध्य तरंग मान करके, अनुप्रस्थ तरंग मान करके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आप वहीं पर डिटेल में समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको आप तरंग के रूप में मानकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनके लिए पार्टिकल मानना पड़ता है, वो आप आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए खैर, मैं अब और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं मेन बात पर आता हूं। और मेन जो टॉपिक है हमारा अब वो है तरंगाग्र, जिसको आप बोलते हैं वेव फ्रंट।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है 2 लाइन की, और अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है कि भाई तरंगाग्र क्या है, वेव फ्रंट क्या चीज है। तो वेव फ्रंट एक सिंपल सा है, एक सरफेस है ये, यानी किसी भी माध्यम में आप एक ऐसे सरफेस की बात कर रहे हो जिस पर उस माध्यम के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेशन की समान कला में होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक ये एक सरफेस ले लिया, ये एक पृष्ठ ले लिया, और इस पृष्ठ पर जितने भी माध्यम के कण हैं वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वो समान कला में है। सबका फेज डिफरेंस सेम है, सबकी फेज एक ही है, यानी कांस्टेंट फेज है। फेज किसको कहते हैं, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए किसी भी वेव का इक्वेशन हम y a sin ओमेगा t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y a sin ओमेगा t किसी तरंग को प्रदर्शित करने वाला विस्थापन समीकरण होता है, ये आप 11वीं में समझ चुके हो इस बात। अब साइन के साथ जो एंगल आता है उसको कहते हैं फेज, या फिर कहिए एक तरह से कोण या कला कोण। फेज का मतलब कला कोण। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आप एक ऐसे सरफेस की बात कर रहे हो, आप एक ऐसे पृष्ठ की बात कर रहे हो जिसमें माध्यम के सभी कण वाइब्रेशन का मतलब वो ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, समान कला में होते हैं। उस पृष्ठ को कहते हैं वेव फ्रंट, तरंगाग्र। अब बात ये आती है कि भाई तरंगाग्र कितने तरीके के होते हैं। तो तरंगाग्र के प्रकार की बात करें तो तरंगाग्र जो है 3 तरह के होते हैं, और वो डिपेंड करता है किस बात पर, उस सोर्स पर, जो सोर्स तरंगों को पैदा कर रहा है उस पर। तो देखिए तरंगाग्र के प्रकार की बात करते हैं तो पहला है गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब क्या है, यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब है अगर आपका स्रोत बिंदु स्रोत है, पॉइंट सोर्स है, आपका सोर्स अगर पॉइंट सोर्स है तो उससे चलने वाली जो तरंगें होंगी या वहां पर जो बनने वाले तरंगाग्र होंगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे, यानी वो एक तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। और तरंगें जो होती हैं वो वेव फ्रंट पर हमेशा लंबवत होती हैं इस तरीके से। तो ये आपका हो गया गोलीय तरंगाग्र। ये केवल सर्किल नहीं है, ये गोलीय तरंगाग्र है, और ये पॉइंट जो बीच में सेंटर पे है वो सोर्स है, और सोर्स से जो तरंगें निकल रही हैं और उनको टच करते हुए जो सरफेस दिखा रहे हो, यानी ऐसा सरफेस जिस पर माध्यम के कण कैसी कला में हो, समान कला में हो, उसको कहते हैं तरंगाग्र। तो ये तरंगाग्र हो गया आपका गोलीय तरंगाग्र। दूसरा होता है बेलनाकार तरंगाग्र, इस सिलिंड्रिकल बेलनाकार तरंगाग्र। अब बेलनाकार तरंगाग्र भाई किसको कहते हो? अब की बार जो सोर्स है वो लीनियर है, स्लिट टाइप का है। लीनियर सोर्स किसको कहते हैं? जैसे ये सोर्स है तो ये लीनियर हो गया। अब इससे वेव्स निकल रही है, तो जब चारों तरफ वेव्स निकलेंगी तो इससे जो तरंगाग्र बनेगा वो एक तरह का कैसा होगा? सिलिंड्रिकल तरंगाग्र होगा। और यहां वेव दिखाओगे तो वो ऐसे करके दिखाओगे आप। ये जो तरंगें होती हैं वो तरंगाग्र पर हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई होती है। तो ये आपका हो गया बेलनाकार तरंगाग्र। तीसरा होता है आपका समतल तरंगाग्र। प्लेन वेव फ्रंट। समतल तरंगाग्र किसको कहते हैं? देखिए दोनों बातों को समझने की कोशिश करो। मेन जो डिफरेंस है ना, यहां पे जो स्रोत होता है ये बिंदु स्रोत है, यहीं से इसकी पहचान होती है, बिंदु स्रोत, पॉइंट सोर्स है। यहां पर जो है वो रेखीय स्रोत है, रेखीय स्रोत है यहां पे। अब क्या होता है? समतल तरंगाग्र, अगर यही तरंगाग्र आगे बढ़ते चले जाएं, ये तरंगाग्र क्या होते चले जाएं? आगे बढ़ते चले जाएं और एक बहुत बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर लें। समझने की कोशिश करना जरा। जैसे मान लीजिए पिक्चरों में दिखाया जाता है ना, वेव्स को आगे बढ़ते हुए से दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ से एक वेव आगे बढ़ी धीरे धीरे, जैसे मान लो पानी के अंदर जब आप डिस्टर्बेंस पैदा करते हो तो अभी तो एक सर्किल सा बना, यहाँ बना, फिर आगे बना, फिर आगे बना, फिर बहुत दूर तक चला जाता है।
तो ऐसे ही हम यहाँ वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, और वो वेव फ्रंट बहुत डिस्टेंस जब ट्रेवल कर देता है तो उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, और उस केस में आप उसके एक छोटे से पोर्शन को देखो। मान लो आपने उसका एक छोटा सा पोर्शन लिया, तो जब आप उसका एक छोटा सा पोर्शन लोगे तो वो तुम्हें प्लेन जैसा दिखेगा, वो फिर आपको कैसा लगेगा, जैसे प्लेन है। फिर आपको वो प्लेन दिखाई देगा, उसको कहते हैं समतल तरंगाग्र। अरे ऐसे देख लो, अर्थ कैसी है बताओ, चलो। अर्थ है स्फेरिकल, कैसी है, स्फेरिकल, लेकिन हम जहां पे घूम रहे हैं हमें कैसी लग रही है, प्लेन। क्यों लग रही है, क्योंकि हम उसके एक छोटे से पोर्शन को देख रहे हैं। अगर हम अंतरिक्ष में जाकर के पूरी अर्थ को देखा जाएगा तो वो बिल्कुल तुम्हें स्फेरिकल दिखाई देगी। तो वही चीज है, जब आप उसके छोटे पोर्शन को देखते हो तो तुम्हें कैसा दिखाई देता है, वो समतल दिखाई देता है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र, ये दोनों ही जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे तो उनका एक छोटा सा पोर्शन जो है वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए कभी जो वेव्स होती हैं, जैसे आप दिखा रहे हो, मान लो ये वेव तरंगों को दिखा रहे हो, ये तरंगे हैं, तो तरंगाग्र फिर इसमें ऐसे करके होगी, क्योंकि तरंगे हमेशा तरंगाग्र पर लंबवत होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तरंगे जो होंगी वो हमेशा तरंगाग्र पर क्या होंगी, ये तरंगाग्र है, लंबवत होंगी। यहां भी लंबवत दिखाया है, इसमें भी परपेंडिकुलर और इसमें भी परपेंडिकुलर। तीसरी एक और जो बात ध्यान देनी है, कभी कभी इस तरह से आ जाता है, जैसे मान लो ये सोर्स था और तरंगे ऐसे जा रही थी, इसका मतलब इन तरंगों को आप कहते हैं कि फैल रही है। फैलने का मतलब है ये डाइवर्ज हो रही है। और इस केस में आप तरंगाग्र की बात करें तो तरंगाग्र फिर आपके इस तरह से बनेंगे, ऐसे करके तरंगाग्र। और ये वास्तव में कौन से तरंगाग्र हैं, ये गोलीय है, लेकिन पूरे नहीं है। गोलीय तरंगाग्र का एक पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन इस प्रकार के जो गोलीय तरंगाग्र होंगे उनको भी कैसा कहोगे, क्या हो रही है भाई, ये आगे फैलती जा रही है, तो इसको कैसा कहोगे, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। डाइवर्जिंग का मतलब जानते हो कि नहीं भाई, एक होता है कन्वर्ज होना, एक होता है डाइवर्ज होना, अपसारी और अभिसारी। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, अपसारी। तो इसको कह सकते हो डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। और अगर यही चीज ऐसे होती कि एक पॉइंट की तरफ आती हुई दिखा रहे होती आप तरंगों को, तो फिर तरंगाग्र इस तरह से होता और उसको बोला जाता कन्वर्जिंग। तो इस प्रकार के जो होते उनको कहते कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये चीज अभी तुम्हें ध्यान रखनी है। वेव फ्रंट का सिंपल सा मतलब है, आप एक ऐसे सरफेस की बात कर रहे हो जो सरफेस, जिस सरफेस पर माध्यम के सभी कण समान कला में है या फिर कांस्टेंट फेज में है, ऐसे भी बोल सकती हो। और ये तीन तरह के हो गए आपका, गोलाकार, बेलनाकार, समतल। गोलाकार तब होगा जब स्रोत बिंदु स्रोत है, बेलनाकार तब होगा जब स्रोत हमारा रेखीय स्रोत है। और ये हो गए इसके टाइप्स। अब इसके बाद में शुरुआत हो जाती है आपकी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की। देखिए अब जो मैं टॉपिक, हालांकि तरंगाग्र की डेफिनेशन कई बार पूछ ली गई है, बीच बीच में से क्वेश्चन कई बार बना दिए गए, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रख करके आप तैयार करें टॉपिकों को। अब मैं बात करता हूं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है क्या चीज? देखिए ये एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का मतलब है एक ज्यामितीय निरूपण। किस चीज का ज्यामितीय निरूपण है? बस दो बात याद रखिए कि कोई भी हमारा तरंगाग्र किस तरह से माध्यम में आगे बढ़ता है, उस बात का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। या फिर ये कहिए कि अभी हमें वेव फ्रंट यहां दे रखा है इस जगह पे, और हम टी टाइम बाद पता करना चाहते हैं कि टी टाइम बाद कहां पर होगा, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन करके तुम लाओगे, अभी वेव फ्रंट यहां बना लिया और टी टाइम बाद कहां पर बन करके आएगा, वो जो कंस्ट्रक्शन होकर के आएगा उसे कौन करता है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो अगर आप हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में लिखना चाहते हो तो बस इतना ही बताएं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या करता है, ये किसी माध्यम में तरंगाग्र
का निरूपण करता है, उसके आगे बढ़ने को बताता है कि कैसे ये माध्यम में आगे बढ़ेगा। और किसी भी समय पर अगर हमें तरंगाग्र को ड्रॉ करना है तो इसी की सहायता से किया जाता है। और उसके लिए 3 पॉइंट दिए जाते हैं। पहला पॉइंट, ऑल पॉइंट ए, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। प्राइमरी का मतलब जो वेव फ्रंट हमें दे दिया, और फिर टी टाइम बाद हम जानना चाहते हैं कि टी टाइम बाद वेव फ्रंट कहां होगा। तो वो जो वेव फ्रंट हमें दे दिया जाता है, वेव फ्रंट का मतलब जो तरंगाग्र हमें दे दिया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी तरंगाग्र, और जिसको हम निकाल करके लाएंगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी यानी द्वितीयक। ये प्राथमिक और वो द्वितीयक। तो प्राथमिक जो तरंगाग्र हमें दे दिया है उसका हर पॉइंट, कहीं भी ले लो आप, हर पॉइंट एक न्यू सोर्स की तरह काम करता है, न्यू सोर्स ऑफ लाइट। यानी उसका हर पॉइंट एक प्रकाश के नए स्रोत की तरह काम करता है। हम ये कहते हैं कि इसका हर पॉइंट एक प्रकाश का स्रोत है। पहला पॉइंट, यानी अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी, द एवरी पॉइंट ऑफ ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। एक नए सोर्स की तरह काम करता है, बस इतना ध्यान रखिए। किसी भी दिए गए वेव फ्रंट का, किसी भी दिए गए तरंगाग्र का हर बिंदु, हर पॉइंट एक नए प्रकाश के स्रोत का काम करता है, ये बात ध्यान रखिए। और फिर क्या करेगा, जब वो प्रकाश का स्रोत होगा तो वो तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा, वो तरंगें निकालेगा। यानी अब इससे तरंगें आगे बढ़ेंगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह से तरंगें आगे बढ़ेंगी। और वो जो तरंगें होंगी उनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। यानी इनसे निकलने वाली जो तरंगें होती हैं उनको नाम देते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इनसे निकलने वाली जो तरंगें हैं उनको बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। और ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती हैं ये उस माध्यम में उसी स्पीड से चलती हैं जिस स्पीड से पहले वाली तरंगें चल करके आ रही थी। यानी अगर माध्यम आपका एयर है तो वही स्पीड ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी, पहला पॉइंट ये है, किसी भी दिए गए तरंगाग्र का या किसी तरंगाग्र का हर पॉइंट एक नए स्रोत की तरह काम करता है और द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। बस पहले पॉइंट में इतना याद रखिए। अब क्या होगा, ये द्वितीयक तरंगिकाएं उस माध्यम में उसी चाल से चलती हैं जिस चाल से पहली वाली तरंगें चल करके आ रही थी, यानी वही प्रकाश की चाल। अगर एयर है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट, अब उन द्वितीयक किसी भी टाइम पर, मान लो आप टी टाइम पर निकालना चाहते हो, तो टी टाइम पर उन द्वितीयक तरंगिकाओं को टच करता हुआ, उनको स्पर्श करता हुआ एक हम क्या खींचे, पृष्ठ खींचे, उसी पृष्ठ को कहते हैं द्वितीयक तरंगाग्र, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो 3 पॉइंट हो गए, दोबारा ध्यान दीजिए तीनों पॉइंटों। किसी भी दिए गए तरंगाग्र का हर पॉइंट एक नए स्रोत की तरह काम करेगा और फिर से तरंगें उत्सर्जित करेगा जिनको द्वितीयक तरंगिकाएं कहेंगे। दूसरा पॉइंट, ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं ये माध्यम में उसी स्पीड से चलेंगी जिस स्पीड से पहले वाली तरंगें चल करके आ रही हैं। एंड लास्ट और तीसरा पॉइंट, किसी टाइम टी पर अगर आप द्वितीयक तरंगाग्र निकालना चाहते हो तो उस टाइम पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं को टच करता हुआ जो पृष्ठ हम खींच दें, उन पे स्पर्श करता हुआ जो पृष्ठ हम खींच दें, वही होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, वही होता है द्वितीयक तरंगाग्र। और आप यही तो करना चाहते थे भाई। हाइगन्स का तरंग सिद्धांत क्या बताता है, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट करता है किस चीज को, सेकेंडरी वेव फ्रंट। यानी अभी हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट यहाँ है तो टी टाइम बाद वेव फ्रंट कहां पर होगा, उसको कंस्ट्रक्शन जो करते हो वो द्वितीयक हाइगन्स के प्रिंसिपल से होती है। तो उसके लिए फिर थोड़ा सा क्या करते हैं हम, उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने मान लिया ए बी, कोई ये मान लो ये ए बी है, ए बी किसी तरंगाग्र का, एक गोलीय तरंगाग्र का कोई पोर्शन है। गोलीय बनाओगे तो पूरा ऐसे बनेगा, लेकिन उसका एक भाग है। तो ए बी को मान लिया ये गोलीय तरंगाग्र का एक भाग है। अब भाई हाइगन्स क्या कहता है, हाइगन्स कहता है तो अब इसका हर पॉइंट एक नए स्रोत की तरह काम करेगा।
तो हमने इसमें कुछ पॉइंट मान लिए, ए बी सी डी, ये कुछ पॉइंट मान लिए, और भी मान सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके मान सकते हो। तो हमने इसमें पॉइंट्स मान लिए। अब ये किसकी तरह काम कर रहे हैं साहब? ये नए स्रोत की तरह काम कर रहे हैं, और हम टी टाइम पे बताना चाहते हैं कि टी टाइम पे तरंगाग्र कहां पर होगा, और माध्यम हमारा क्या है? एयर है। तो एयर है या कोई माध्यम मान लो, वहां पे स्पीड मान लो चलो v, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएंगे ये vt, और अगर एयर मानोगे तो c, तो डिस्टेंस हो जाएगी ct। तो अब क्या करेंगे, ए बी सी डी को सेंटर मानेंगे और vt को रेडियस लेकर के स्फीयर बना लेंगे। और थोड़ा सा दिखा दिया, ऐसे करके आप स्फीयर्स ड्रॉ कर लोगे। यानी इसका हर पॉइंट ए बी सी डी जो पॉइंट है वो द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित कर रही थी, और वो द्वितीय तरंगिकाएं जो है उन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? vt के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की टी टाइम में, ठीक है, और वो माध्यम में आगे बढ़ रही है। अब इनको टच करते हुए, इनको स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ ड्रॉ करेंगे हम, मान लो a1 और b1। तो t टाइम पर ये जो a1 b1 आया है, ये द्वितीय तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा, ये होगा आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक वेव फ्रंट इस तरह से आएगा, ऐसे टच करता हुआ इनको। लेकिन हाइगेंस ने ये कह दिया कि बैकवर्ड जो डायरेक्शन होती है, जो पश्चिम दिशा होती है, उसमें ऊर्जा आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि ऊर्जा हमेशा आगे की दिशा में आगे बढ़ती है। जबकि इसका कोई लॉजिकल वो रीजन नहीं दे पाए, पर फिर भी इन्होंने पीछे वाले तरंगाग्र को नकार दिया, केवल कहा कि वो तरंगाग्र आगे की तरफ ही बढ़ता है। तो इस तरह से आपका जो सेकेंडरी वेव फ्रंट आ गया वो a1 b1 आ गया। अगर यही बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता हुआ आगे आ जाए तो ये एक तरह से स्फेरिकल का जो पोर्शन था वो प्लेन बन जाएगा, और प्लेन बन जाएगा तो उसके हर एक पॉइंट को आप एक न्यू सोर्स की तरह काम करोगे, सी डी, और फिर उसको आप स्फीयर ड्रॉ करोगे और उनको टच करते हुए एक तरंगाग्र, एक पृष्ठ खींचोगे, तो ये हो जाएगा आपका ए बी, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, द्वितीय तरंगाग्र। और इसको उसने नकार दिया कि भाई ये नहीं होता बैकवर्ड डायरेक्शन में, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप वेव्स दिखाओ तो यहाँ पर ऐसे करके आप वेव्स दिखा सकते हो, जो कि तरंगाग्र पे क्या होती है, आपस में लंबवत होती है, ऐसे करके वेव्स दिखा सकते हो। तो ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन हो गया किसका? एक द्वितीय तरंगाग्र का। किसकी हेल्प से? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की हेल्प से। एक्चुअल में ये है क्या, इस चीज को समझने की कोशिश करो। जैसे ही तुमने बल्ब जलाया और लाइट पूरे कमरे में फैल गई, तो लाइट आगे बढ़ी कैसे? वो जो लाइट आगे बढ़ रही है उसको ये क्लियर कर रहे हैं कि वो लाइट वेव फ्रंट के फॉर्मेट में आगे बढ़ रही है। अभी जैसे यहाँ सोर्स था, अब थोड़ा सा आगे गया तो उस पृष्ठ को पूरी का पूरा नया सोर्स मान लिया, यानी उसका हर पॉइंट एक न्यू सोर्स है, फिर वो लाइट आगे बढ़ा रहा है, फिर उसका पॉइंट हर पॉइंट न्यू सोर्स मान लिया, फिर वो आगे बढ़ा रहा है, और इसी तरह से लाइट क्या हो रही है, यानी एक तरह से वेव्स आगे बढ़ती चली जा रही है। यानी हम यहाँ पर ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइट आगे बढ़ रही है वो तरंगाग्र के फॉर्मेट में आगे बढ़ रही है, वो वेव फ्रंट के फॉर्मेट में आगे बढ़ रही है। इस चीज को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब इस तरंग सिद्धांत के आधार पर हमें दो पॉइंटों को एक्सप्लेन करना है, एक परावर्तन को और एक अपवर्तन।